नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं BS भागवत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर पहला है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा दोस्तों यूरोप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूरोप। एक काम कीजिए दोस्तों, आप लोग भी पेन और कॉपी निकाल करके बैठ जाइए और देखिए कितना नंबर आपको आता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसका जो PDF का लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF। अगला क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? पहला ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटारिया या डाइट। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कार्बोनरी। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। अगला प्रश्न है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन है हैसनबर्ग, दूसरा आलिया वंश, तीसरा है बुर्बो वंश, चौथा है जारशाही वंश। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका इटली एवं जर्मनी एकीकरण के बीच निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण जब हुआ था उसके बीच में जो था क्या था? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है रूस, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा है वर्षा। तो इसका चौथा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न पे आ गए। काउंट काबूर को विक्टर एम्यून ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को जो है विक्टर एम्यून ने जो है ये सेनापति या फ्रांस के राजदूत या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, किस पद पे नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को जो है विक्टर एम्यून ने जो है इसको क्या कहते हैं प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। गैरीबाल्डी जो है ये पेशे से क्या था? ऑप्शन पहला सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था? एक नाविक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन पहला है लुई 18वां, दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है नेपोलियन सेकेंड, चौथा है बिस्मार्क। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सातवां का ऑप्शन जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आठवां प्रश्न में कह रहा है जालवेरिन कैसी संस्था थी? पहला ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, दूसरा है व्यापारियों की, तीसरा है विद्वानों की, चौथा है पादरी एवं सामंतों की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आठवां का आंसर क्या हो जाएगा? तो आठवां का आंसर जो है आपको व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। चलिए नौवां क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन पहला है मेजनी ने, दूसरा है बिस्मार्क ने, तीसरा है विलियम फर्स्ट ने, चौथा है हिटलर ने। तो रक्त एवं लौह की जो नीति का अवलंबन था वो किसने किया था? तो ये विलियम फर्स्ट ने किया था। किसने किया था दोस्तों? विलियम फर्स्ट ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1864 में, दूसरा है 1866 में, तीसरा है 1870 में, चौथा 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ये आपको 1871 ईस्वी में हुई थी। कितना में हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इस PDF का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम का, और वहाँ टेलीग्राम लिंक पे जाकर क्लिक करके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगला 11वां प्रश्न कह रहा है कि नेपल्स क्रांति कब हुई थी? नेपल्स क्रांति कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1820 में, दूसरा 1821 में, तीसरा 1822 में, चौथा है आपको यानी कि D नंबर का ऑप्शन है 1823 में। तो 11वां का जो आंसर हो जाएगा कितना? 1821 में हुआ था नेपल्स की क्रांति जो है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन पहला है फ्रांस में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा हंगरी में, चौथा इंग्लैंड में। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये आपको इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका
यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। कब यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो इसका ऑप्शन पहला 1835 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1842 ईस्वी, 1830 ईस्वी। तो यूनान को जो है 1832 ईस्वी में जो है, ठीक ना, 1832 में उसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। चलिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो ये 1832 में, 1815 में, 1810 में, 1831 में। तो कार्बोनरी संगठन जो है ये आपको 1810 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1810 में। आप लोग भी पेन और कॉपी निकाल करके उसमें क्या कहते हैं, नंबर लिख लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर करके लिख करके इस तरह से, ठीक है। और देखिए आपको कितना नंबर आता है, आप जो है आंसर मारिए, उसके बाद क्या कहते हैं, इसकी जाँच कीजिएगा कितना नंबर आपको आता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एड्रियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये ऑप्शन पहला है 1828 में, दूसरा है 1829 में, तीसरा 1830 में, और जो है चौथा 1931 में। तो एड्रियानोपोल की जो संधि थी वो जो है 1829 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एड्रियानोपोल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो एड्रियानोपोल की संधि जो थी, वे पहला ऑप्शन है तुर्की रूस, दूसरा है यूनान पोलैंड, तीसरा है सी नंबर का तुर्की हंगरी, चौथा है हंगरी पोलैंड। तो 16 का जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। चलिए दोस्तों थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं हम लोग। किसके बीच में हुई थी? तुर्की और रूस के बीच में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 17वां में क्या कह रहा है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडान का जो युद्ध था, ये पहला ऑप्शन में कह रहा है पर्सा और ब्रिटेन के बीच हुआ था, दूसरा कह रहा है ब्रिटेन और पर्सा के बीच हुआ था, तीसरा कह रहा है फ्रांस पर्सा के बीच हुआ था, चौथा कह रहा है पर्सा और रूस के बीच हुआ था। तो सेडान का जो युद्ध था वो किनके बीच में हुआ था? तो ये जो था फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था सेडान का युद्ध, ठीक है। चलिए अगला 18वां प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? ठीक है ना, तो रूस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने। तो पोलैंड के जो विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? रूस ने कुचल दिया था, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 19वां नंबर का, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? पहला ऑप्शन सेडान में, दूसरा सेडेवा में, तीसरा साइडान में, या चौथा जो है डी फ्रैंकफर्ट में। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ये सेडान हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में जो युद्ध हुआ था ये सेडान में हुआ था, ठीक है। चलिए 19वां नंबर के बाद 20वां सवाल में क्या कह रहा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए जो है क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन देख लीजिए, जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का, वो यूनान हो जाएगा, ठीक है। यूरोपवासी के लिए जो है किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का, ठीक है। चलिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो है काफ़ी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर ले, आपका क्वेश्चन एक भी इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, युवा इटली संस्था का विकास किया किसने? मेजनी ने, काउंट काबूर ने, ठीक है ना। काउंट जो है, काउंट यहाँ काबूर हो जाएगा, ठीक है। काउंट काबूर ने, बिस्मार्क ने, फिर गैरीबाल्डी ने। तो क्या हो जाएगा, युवा इटली संस्था का जो निर्माण किया था किसने किया था? ये जो किया था ये मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 22वां सवाल पे। प्रश्न क्या कह रहा है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो था निम्न में से क्या था? कवि था या नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था? तो बिस्मार्क जो था वे क्या थे, क्या थे ये बिस्मार्क जो है ये आपको कूटनीतिज्ञ थे। कौन थे? कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ थे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सोडर्निया, ठीक है ना, पिडमाउंट का शासक कौन था? ठीक है, नेपोलियन थर्ड, काउंट काबूर, या विक्टर एम्यून, या विलियम प्रथम। तो सोडर्निया जो पिडमाउंट का जो शासक था ये आपका जो है विक्टर एम्यून था। कौन था? विक्टर एम्यून, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न को लेते हैं। 24वां प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। 24वां प्रश्न क्या कर रहा है इसमें कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के बाद कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो यूनानी स्वतंत्रता के बाद जो है ये यूनानी स्वतंत्रता के बाद जो है कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो पहला ऑप्शन में लॉर्ड बायरन, दूसरा है कासूद, तीसरा है फ्रांसिस डिक, चौथा है विलियम प्रथम। तो
24 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड बायरन जो है यही शहीद हुए थे। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के बाद ब्रिटिश कवि जो थे लॉर्ड बायरन यही शहीद हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी, प्रसा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सिरनिया ने, फ्रांस ने। तो जालबेरिन की जो स्थापना था वो किसने किया था, तो ये जो है प्रसा ने किया था। ठीक है ना, प्रसा ऐसे होता है दोस्तों, मिसप्रिंट होगा लिखने में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 26 में कह रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी, इतावली, मैग्यार या पोलिश या फ्रेंच। तो ये हंगरी का जो भाषा था ये क्या था, मैग्यार था। क्या था, मैग्यार। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मरियान किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है थी, फ्रांस की, रूस की, इटली की, जर्मनी की। तो मरियान जो है ये कहाँ की क्या कहते हैं राष्ट्रीय प्रतीक थी, तो मरियान जो है ये फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, 28वां प्रश्न कह रहा है कि यूरोप, 28वां प्रश्न कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था, इटली को, फ्रांस को, यूनान को, हंगरी को। तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है ये किसको, यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता था, यूनान को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है ये ऑप्शन पहला है 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में। तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो इसका आंसर जो है आपको ए हो जाएगा, 1668 में जो है ये पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, रूस की, तुर्की की या फ्रांस की या यूनान की। ठीक है, तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो है ये तुर्की की जो है क्या हुई थी, हार हुई थी, पराजय हुई थी। किसकी, तुर्की की। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 30वां का बी था। 31वां का क्या आंसर होगा देखिए। 31वां प्रश्न करा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। तो जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो वहाँ पे जो है पहला ऑप्शन देख लीजिए, ट्यूडर का या स्टुअर्ट का या बुर्बो वंश का, रोमनो वंश का। तो वहाँ पे जो था फ्रांस में क्या किसका शासन था, वहाँ पे बुर्बो वंश का शासन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। पहला ऑप्शन में कह रहा है 1789 में, दूसरा 1791 में, तीसरा कह रहा है 1801 में, चौथा कह रहा है 1804 में। तो नेपोलियन संहिता जो है ये आपको 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या जर्मनी। तो वियना कांग्रेस में जो है ये क्या कहते हैं आपको, जर्मनी सम्मिलित नहीं है। कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है, तो जर्मनी सम्मिलित नहीं है। चलिए 33 के बाद चलते हैं हम लोग 34वां प्रश्न पे कह रहा है, क्या कह रहा है, वियना कांग्रेस में पवित्र, क्या कह रहा है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, रूस ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने। तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी, तो रूस ने की थी। किसने की थी दोस्तों, रूस। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 34 के बाद 35वां क्या कर रहा है, यंग इटली का संस्थापक कौन था, जियोवटी कौन था। चलिए ऑप्शन पहला पढ़ लेते हैं, जियोवटी, दूसरा काउंट काबूर, तीसरा मेजनी, चौथा गैरीवाल्डी। तो इसका जो 35 का आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, मेजनी था इनका। ठीक है, यंग इटली का संस्थापक किसे माना जाता है, मेजनी को। इन्होंने ही क्या किया था, युवा सबको क्या कहते हैं समझा करके इन्होंने एक यंग इटली का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए 35 के बाद 36वां प्रश्न क्या कह रहा, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने से ज़्यादा पसंद लकड़ी काटना पसंद करूँगा। पहला ऑप्शन है लुई 16वां ने, लुई नेपोलियन ने, फिर चार्ल्स दसम ने। किसने कहा था, 36 का जो आंसर हो जाएगा ये चार्ल्स दसम हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने से अच्छा मैं लकड़ी काटना क्या करूँगा, पसंद करूँगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 के बाद 37वां प्रश्न क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कि प्रसा का शासक कौन था, परसा का शासक कौन था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट, या दूसरा नेपोलियन थर्ड, या तीसरा विक्टर एमियन, चौथा विलियम प्रथम। तो क्या कहते हैं, परसा का शासक जो था वो कौन था, तो ये था विलियम प्रथम था। कौन था, विलियम प्रथम जो था वो परसा का शासक था। ठीक है, चलिए 38वां प्रश्न क्या कर रहा है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, ट्रांसपेरेंट संघ, या सीसेल पाइन, या राइन संघ, या इनमें से कोई नहीं।
तो नेपोलियन ने जर्मनी में जो है उन्होंने क्या किया था, राइन संघ की स्थापना की थी उन्होंने, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। तो यूरोप का जो मरीज है किसे कहा जाता था, यूरोप का मरीज जो है आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तुर्की कहा जाता था, किसको कहा जाता था, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 40वां प्रश्न है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र यूनान की स्थापना हुई थी, वियना के संधि द्वारा, या कस्तूनिया के संधि द्वारा, या प्राग के संधि द्वारा, एड्रियानोपल के संधि द्वारा। तो किस संधि के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र यूनान की स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा 40 का, एड्रियानोपल की संधि जब हुई थी तो क्या हुआ था, स्वतंत्र राष्ट्र यूनान की स्थापना हुई थी। तो डी आंसर हो जाएगा 40 का। चलिए 41वां प्रश्न में क्या कर रहा है कि जर्मनी एवं इटली एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, विक्टर एमिल, विलियम फर्स्ट। तो जब जर्मनी अलग हुई थी, एकीकरण हुआ था, तो उस समय में जो क्या था इसका शासक कौन था, तो इसका शासक जो था वो नेपोलियन थर्ड था। कौन था, नेपोलियन थर्ड, यानी कि बी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 42वां प्रश्न कर रहा है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, डेनमार्क की संधि, गेस्ट इन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका 42 का जो आंसर हो जाएगा आपका, फ्रैंकफर्ट की संधि जब हुई थी तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 43वां प्रश्न कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, क्रीमिया युद्ध, या डेनमार्क का युद्ध, या प्रसा का युद्ध, या सेडन का युद्ध। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, सेडन का जब युद्ध हुआ तो जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक है। चलिए 44वां प्रश्न का रहा, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी, बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, ठीक है ना, फिर विलियम प्रथम ने, गैरीवाल्डी ने। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। बिस्मार्क ने क्या किया था, लौह की नीति को अपनाई थी, ठीक है ना, बिस्मार्क, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, पुनर्जागरण, धर्म सुधारक आंदोलन, गोरखपुर क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म का किस घटना को माना जाता है, तो ये जो है आपको 45 का क्या हो जाएगा, एक पुनर्जागरण को जो है ये राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म की घटना माना जाता है, ठीक है। चलिए 46वां प्रश्न कर रहा है कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था, बिस्मार्क ने, काबूल ने, गैरीवाल्डी ने, मैजनी ने। तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन जो है ये किसने किया था, गैरीवाल्डी ने किया था। किसने किया था, गैरीवाल्डी ने, ठीक है। चलिए 47वां प्रश्न क्या करा, 1830 की क्रांति के बाद जो है किस प्रकार की शासन स्थापित की गई थी। तो 1830 की क्रांति के बाद जो है पहला ऑप्शन में निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो निरंकुश राजतंत्र जो है अपनाया गया था, स्थापित किया गया था। 1830 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस की किस प्रकार का शासन किया था, निरंकुश राजतंत्र, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 48वां प्रश्न क्या कर रहा है, काउंट काबूर को का स्थापना किस वर्ष हुई थी, कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है कि कार्बनरी जो है, कार्बनरी का स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1840 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो कार्बनरी का स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो 48 का जो आंसर हो जाएगा ए, 1810 में हुई थी, ठीक है। दोस्तों इसका जो PDF है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है, मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया का चालन सन, दूसरा है परसा का चालन सन, तीसरा परसा का सम्राट, चौथा है रूस का जार। तो क्या कहते हैं इसको, मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक जो था वो ए आंसर होगा इसका, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ठीक है, चांसलर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, नवगुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, रूस में। तो नवगुल्फ आंदोलन जो है ये कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था, इटली में। आशा है दोस्तों कि आप लोग प्रश्न समझ गए होंगे। तो हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस किए अभी। अगर कोई त्रुटि हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। और अगर आगे इसी टाइप का वीडियो चाहते हैं आप तो कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है दोस्तों। अब आपको सारा वीडियो जो है अब PDF के साथ जो है मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।